नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हमने पहली कविता देख ली हृदय का उजाला, दूसरा पाठ भी देख लिया, बाद में हमने 5वीं कविता भी देखी। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे जो है छठा पाठ हम पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। छात्रों पाठ का नाम फिर से सुनो, और प्रेमचंद जी चले गए। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। राम कुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के कहानीकार, कवि, लेखक और एकांकीकार, नाटककार तथा आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक कृतियां लिखी है। साथ ही साथ कई एकांकिकाएं लिखी है। देखो छात्रों कि इनकी बहुत सी कृतियां प्रसिद्ध है, जैसे चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर, यह काव्य संग्रह इनका प्रसिद्ध है। 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमिताई, शिवाजी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, एकलव्य, उत्तरायण और अहिल्या, यह नाटक इनके कई प्रसिद्ध है। तो छात्रों यह हुआ संक्षेप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का परिचय। अब हम गद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। एक दिन अचानक हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी जाते। प्रेमचंद जी से आप अच्छी तरह परिचित होंगे क्योंकि ये हिंदी के महान साहित्यकार है। हिंदी के कई साहित्य, कई लेख, कई कहानियां, कई किताबें इन्होंने लिखी है। तो छात्रों डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के यहाँ पर ऐसे ही एक दिन प्रेमचंद जी ठहरने आ गए। उन्हें यह सौभाग्य मिला कि प्रेमचंद जी उनके घर ठहरने आ गए। और तभी देखो कि प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है, जब वो प्रेमचंद जी उनके घर ठहरे तब उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डालने का मौका वर्मा जी को मिला। और वही पाठ में उन्होंने दिया है कि किस प्रकार प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व है। तो देखो कि प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी और भोलेपन का वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में किया है। यह हुआ गद्य संबंधी जानकारी। अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। छात्रों आपको फिर से मैं वही कहूंगी कि पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। आपको पाठ्य पुस्तक में देखना है। मैं पाठ्य पुस्तक में से यह पाठ पढ़ रही हूँ, आपको पाठ्य पुस्तक में अपनी नजर डालना है। देखो छात्रों ध्यान दो पाठ्य पुस्तक की ओर। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। देखो छात्रों 1935 मतलब भारत स्वतंत्र हुआ था? नहीं छात्रों, भारत स्वतंत्र पूर्व काल की यह बात है कि मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा प्रयाग यह इलाहाबाद में स्थित एक शहर है। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक सज्जन उतर रहे हैं। अपना तीसरा डब्बा मतलब आपको पता है छात्रों कि 3rd क्लास जिसे कहा जाता है। तो उसी में से एक सज्जन अपना बिस्तर अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। देखो वे सज्जन कोई और नहीं थे। जो 3rd क्लास डब्बे में से नीचे आ रहे थे वो तो केवल यह हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी थे। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। देखो अट्टहास का मतलब है जोर की हंसी, और ठहाका लगाना इसे ही जोर से हंसना कहा जाता है। प्रेमचंद जी से जैसे मैंने पूछा कि बाबूजी आप, तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। और जैसे ही जोर से हंसने लगे तो सारा स्टेशन गूंज उठा उनकी आवाज से। तो मैंने पूछा कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया जहां तुम कहो। मैंने कहा कि मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया चलो, और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। तकल्लुफ मतलब परेशानी के, कोई परेशानी नहीं। इतने बड़े साहित्यकार महान प्रेमचंद जी पैदल पैदल रामकुमार वर्मा जी के यहाँ जा रहे हैं। बिना कोई परेशानी बेझिझक वो पैदल चले जा रहे हैं। इतने बड़े साहित्यकार वे इतने सरल और सौम्य है
कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। अट्टहास मैंने आपसे कहा था कि जोर की हंसी, फलक पर लिखे हुए कठिन शब्दों के अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। अट्टहास मतलब जोर की हंसी। आकाशव्यापी मतलब पूर्ण आकाश में फैलने वाला, जो आकाश को व्याप दे उसे आकाशव्यापी कहा जाता है। तो इसलिए उनकी हंसी इतनी आकाशव्यापी थी कि वातावरण का सारा विषाद धुल जाए। विषाद का मतलब होता है निराशा। वातावरण में जो निराशा होती है वो उनके हंसी से सारी धुल चुकी थी। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। प्रेमचंद जी किस लिए आए थे? तो हिंदुस्तानी एकेडमी के अधिवेशन में वो हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। जब प्रेमचंद जी मंच पर खड़े होते थे बोलने के लिए तो पहले जोर से हंसते थे। कहकहा लगाना मतलब ठहाका लगाना, और ठहाका मतलब जोर से हंसना। मंच पर खड़े होने के बाद जोर से हंसना, तो सोचो कि बैठे हुए श्रोतागण तो सुनने के लिए और उत्सुक हो जाया करते थे। फिर कहते, आपसे कहूं भी तो क्या कहूं, और कहूं तो यह कहूं कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। देखो क्या कहा, प्रेमचंद जी ने क्या शिक्षा दे रही है अपने कहने में से कि काम किससे लेना है। किससे काम लेना है छात्रों? कि आंखों से काम लेना है, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। सपाट मतलब समतल, सपाट का मतलब है समतल। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे देखिए, पढ़िए, लेकिन सुनिए मत। केवल कहने सुनने से मत सोचो कि प्रेमचंद जी महान साहित्यकार है। आपको भी क्या करना होगा छात्रों कि प्रेमचंद जी का साहित्य जो है वह पढ़ना होगा, तब आपको समझेगा ना कि वो महान साहित्यकार है। प्रेमचंद जी ने वही कहा, देखिए, पढ़िए, केवल सुनिए मत। देखो मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियां हैं। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूं। हर कोई का जीवन आसान नहीं होता, उसी प्रकार प्रेमचंद जी का जीवन भी आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन तो कैसा है, सपाट मैदान है, उसमें कई खंदक है। मैदान कैसा होता है कि कई छेद उसमें होते, कई गड्ढे उसमें होते, झाड़ियां होती है, कांटे होते। उसी प्रकार का प्रेमचंद जी का जीवन था। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी पर चलकर आपके पास आया हूं। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से वास्ता नहीं। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपए मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। 3 रुपए घर बेच देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, और फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। देखो छात्रों, बचपन में पढ़ाई करते वक्त भी उन्होंने अपना मेहनत करना जारी रखा था। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में ही एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाता था। 5 रुपए मिलता था। 5 रुपए में महीने के 5 रुपए मिलते थे। 2 रुपए अपने गुजारा खर्च के लिए रखता था और 3 रुपए अपने घर भेज देता था। तो देखो 5 रुपए उस समय के हैं, इसलिए 5 रुपए भी बहुत हुए छात्रों, क्योंकि उस समय 10 और 5 पैसे का भी बहुत मूल्य हुआ करता था। तो शुरुआत उन्होंने किससे की? उर्दू लेखन से की। और उन्होंने पहले कहा कि किसका प्रभाव उन पर पड़ा? तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आजाद। और बाद में उन्होंने उर्दू के बाद हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता था। दिन भर तो अपने अधिवेशन में लगे रहते थे, केवल आधा घंटा मुझे मिला करता था उनका। जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे।
जब लेखक राम कुमार वर्मा जी और प्रेमचंद जी साथ में चाय पीते थे ना, उतना ही समय दोनों को साथ में मिलता था। अधिकतर अन्य व्यक्ति तो उनकी अनिच्छा अनिच्छा मतलब इच्छा के व्यतिरिक्त तो उनका समय ले लेते थे। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। देखो कितने, पहले ही कहा मैंने कि कितना भोलापन प्रेमचंद जी में नजर आ रहा है। इन पंक्तियों से, इस परिच्छेद से आपको नजर आ रहा होगा कि कितने भोले व्यक्ति है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरा, राम कुमार वर्मा जी ने कहा कि मेरा कविता संग्रह प्रकाशित करने के लिए मैं प्रयाग के साहित्य भवन में ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं करेगा, मैं तुम्हारा काव्य संग्रह प्रकाशित करूंगा, और अपनी बैग में रख लिया। वह संग्रह रूपराशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस में प्रकाशित हुआ। देखो किसका संग्रह? राम कुमार वर्मा जी का। कहाँ प्रकाशित हुआ? बनारस में। और कौन से नाम से? रूपराशि के नाम से। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वह पर्चा इस प्रकार था। पर्चा मतलब एक कागज का टुकड़ा। पर्चा का मतलब है कागज का टुकड़ा। देखो रात 11 बजे तक प्रतीक्षा की। पत्नी ने स्नेहवश उनके लिए खीर बनाई थी। पत्नी ने सोचा कि सब मिलजुल कर खाएंगे, लेकिन आपको कहा ही मैंने कि प्रेमचंद जी को 11 बजे तक का समय नहीं मिल पाता था, तो इसलिए उन्होंने रात 11 बजे तक प्रतीक्षा की। बाद में उनकी भोजन की थाली उनके कक्ष में रख दी, उसमें खीर का कटोरा भी रख दिया। बाद में अचानक प्रेमचंद जी को जाने की तैयारी थी तो रात में ही निकल गए और पर्चा टेबल पर छोड़कर चले गए। निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। देखो उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ था, प्यारे राम कुमार। निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। निहायत मतलब बहुत ही। देखो निहायत का मतलब है बहुत। बहुत अफसोस है मुझे कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था, रात 2 बजे लौट कर आया। तुम लोग सो गए थे, जगाना ठीक नहीं समझा और देखा कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली में परोस कर रख दिए। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था और एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली। देखो प्रेमचंद जी का भोलापन और सादगी कितनी नजर आ रही है कि राम कुमार जी को पर्चे में लिख कर गए कि मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बताकर न जा रहा हूँ, बताकर जा रहा हूँ, ये भी मेरी गलती है, लेकिन क्या करूं, रात 2 बजे मैं लौटा हूँ और तुम्हें जगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने मेरी भोजन की थाली परोसी, वहां खीर रखी थी, लेकिन इलाहाबाद में इतनी प्रचंड गर्मी होती कि उन्होंने कहा खीर का दूध फट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने खीर खा ली है क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बड़े स्नेह से मेरे लिए बनाई हुई थी। देखो सादगी नजर आ रही है। एक जगह खाना खा चुका था लेकिन फिर भी मैंने खा ली। खैर इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। खैर उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और धनपत राय कौन? प्रेमचंद जी। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। देखो छात्रों, रात के 2 बजे इतने महान साहित्यकार किसी को जगाना भी ठीक नहीं समझते। कि अतिथि है लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे। छात्रों देखो कि इतने महान व्यक्ति है, सादगी और सरलता से भरे हैं कि खीर फट चुकी थी, लेकिन केवल राम कुमार वर्मा जी की पत्नी को उन्होंने बहुरानी संबोधित किया है और बहुरानी का दिल खीर के दूध की तरफ फट न जाए, मतलब उनके दिल को चोट न पहुंचे।
देखो छात्रों, जिस प्रकार आप कोई प्रेम से चीज किसी के लिए बनाते हो और यदि किसी ने नहीं खाया तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे ही यहाँ पर प्रेमचंद जी ने सोचा, खीर तो फट चुकी है लेकिन फिर भी मैं खाऊंगा क्योंकि बहुरानी के दिल को चोट पहुंचेगी। और उन्होंने वो खीर पी ली छात्रों। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि बुरा मत मानना, मैं आपसे बगैर मिले जा रहा हूं। और इस तरह रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि इतने बड़े साहित्यकार, विश्वविख्यात उपन्यासकार प्रेमचंद जी मेरे घर से चले गए। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर पाठ का नाम भी कहा है, और प्रेमचंद जी चले गए। और इसी पाठ से उन्होंने महान साहित्यकार प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी और भोलेपन का वर्णन अपने इस पाठ में किया है। छात्रों, आपको पाठ समझ चुका होगा। हर बार की तरह इस बार भी आपको पाठ पर आधारित जो भी स्वाध्याय है वो आपकी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।